हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी, और लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, सेकंड हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड नेक्स्ट हम लोग इसके बाद में फाइंड आउट करेंगे ओम्स लॉ का प्रूव हम लोग करेंगे कि V = IR किस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाला लेक्चर मेरा अभी तक नहीं देखा जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक्स, करंट होता क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, तो प्लीज़ वो उस लेक्चर को भी एक बार ज़रूर देखें, और उसका जो लिंक है बच्चों वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। ओके, तो आइए बच्चों जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक सिंपल सी डेफिनेशन, बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। तो बच्चों आइए समझते हैं मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों अपनी मोबिलिटी। बच्चों मोबिलिटी का मतलब सिंपल सा होता है एबिलिटी टू मूव। कोई भी चार्ज कैरियर कितना इजीली मूव कर सकता है उसे हम लोग बोलते हैं उसकी मोबिलिटी। ठीक है, अगर मैथमेटिकल हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर पे अगर आपने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बच्चों सपोज करो यहाँ पे कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर है इसके अंदर मैं मान सकता हूँ, मैं अज्यूम कर लिया यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि हम लोग मान सकते हैं प्रोटॉन है, या फिर आप कह सकते हो अगर सेमीकंडक्टर है तो आप कह सकते हो यहाँ पे होल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैंने दोनों को इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया E, तो इनकी स्पीड कितनी है उसे हम लोग बोलते हैं इनकी मोबिलिटी। मतलब अगर हम लोग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, ठीक है, फिर हम लोग ये देखेंगे किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो जिसकी स्पीड बच्चों ज़्यादा होगी मतलब वो इजीली मूव करेगा, और अगर जिसकी स्पीड कम होगी मतलब वो इजीली मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो मोबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों एबिलिटी टू मूव, कि कौन सा चार्ज कैरियर कितना इजीली मूव कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे हम लोग बोलते हैं उसकी मोबिलिटी। ओके, और अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें मैथमेटिकल तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू इक्वल टू, मोबिलिटी हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों म्यू से। म्यू इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर रहा है कोई भी चार्ज, उसे हम लोग बोलते हैं उसकी मोबिलिटी। तो बच्चों VD का हमने कल फॉर्मूला देखा था, VD इक्वल टू E/m। ई इलेक्ट्रिक फील्ड E टॉ यहाँ पे होता है बच्चों रिलैक्सेशन टाइम, E हो गया चार्ज जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर चार्ज, एंड मास ऑफ द पार्टिकल, एंड इस E से इसको आपने डिवाइड कर दिया बच्चों, E से E कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू डी इक्वल टू बच्चों आपको मिल गया यहाँ पे E/m। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया बच्चों E/m। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए जो E है वो चार्ज पार्टिकल का चार्ज है जो कॉन्स्टेंट होगा, टॉ भी हमेशा क्या होगा बच्चों रिलैक्सेशन टाइम, जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये भी कैसा होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसकी ड्रिफ्ट उसकी मोबिलिटी क्या होगी बच्चों यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपेयर करें एक इलेक्ट्रॉन को और एक होल्स को, होल्स मतलब हम लोग अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे एज ए प्रोटॉन। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन या होल्स में किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप ये कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है बच्चों वो होल्स या पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा होती है। ओके, मतलब किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली मूव करते हैं, यही कह सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली मूव करते हैं, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। ओके, अच्छा बच्चों अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसकी यूनिट, तो इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। बच्चों इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए ये स्पीड हो गया, स्पीड की यूनिट क्या होती है मीटर अपॉन सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है बच्चों वोल्ट अपॉन मीटर, तो ये हो गया वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट, कई बार कंपटीशन एग्जाम में या CBSE में ये कई बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। अगर हम लोग बात करें इसकी प्रैक्टिकल यूनिट की, तो इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है बच्चों वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। बच्चों प्रैक्टिकल यूनिट आपको ध्यान रखनी है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकेंड। ओके, तो ये बेसिक आपको लर्न करना है मोबिलिटी में।
तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट यानी आई से डिनोट कर रहे हैं एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी में हमें रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, सपोज करो हमारे पास में एक कंडक्टर है, ठीक है, एक वायर है और इस वायर की लेंथ आपने कितनी अज्यूम कर ली, स्मॉल एल, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने कितना अज्यूम कर लिया, कैपिटल ए। ओके, इस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, एक सेल से कनेक्ट किया बच्चों, और इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, V। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला एंड नेगेटिव हो गया, मतलब इन पॉजिटिव और नेगेटिव एंड का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना अप्लाई किया बच्चों, हमने V अप्लाई किया। ओके, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। और कल मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सर्किट में करंट फ्लो होगा बच्चों इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि आई की जो डायरेक्शन होगी बच्चों ये होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। ओके, अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि सर्किट में नेट कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए, करंट का फॉर्मूला मुझे पता है, आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास में Q अपॉन टी। टी टाइम में सर्किट में नेट कितना चार्ज फ्लो हुआ ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब बच्चों यहाँ पे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना है ये डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मुझे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे कितना अज्यूम कर ले बच्चों, n, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस वायर में, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वायर का कंप्लीट वॉल्यूम कितना है बच्चों, कंप्लीट वॉल्यूम हो गया इसका लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि a इंटू एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बच्चों हो गए NaL। यूनिट वॉल्यूम में अगर n है तो AL वॉल्यूम में कितने में बच्चों, NaL। ओके, ये मिल गया आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग फाइंड आउट करें इस वायर में टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ बच्चों, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू ई। एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, कैपिटल लिख देते हैं इसको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गया यहाँ पे NaL इंटू ई। ये मुझे मिल गया इस सर्किट में नेट कितना चार्ज है, इस वायर में नेट कितना चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से I की वैल्यू को फाइंड आउट करें बच्चों, तो I इक्वल टू फॉर्मूला हो गया Q अपॉन टी, और Q की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये हो गया NaLe अपॉन टी, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ से देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा, तो उसने लेंथ कितना कवर किया L, और उसको टाइम कितना लगा, हम लोग मान लेते हैं कि T टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो टाइम कितना लिया आपने T, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे स्पीड, यानी कि I इक्वल टू बच्चों N एज इट इज, E एज इट इज, A एज इट इज, L अपॉन T को हमने लिख दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हमने लिख दिया एवरेज स्पीड, जो कि आपने कितना अज्यूम किया बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। तो आपको रिलेशन मिल गया बच्चों इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD में I इक्वल टू NEA VD। N यहाँ पे क्या होता है बच्चों, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और आप सिंपल इसको बोल सकते हो चार्ज डेंसिटी। ओके, E क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, और VD क्या हो गया यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, I इक्वल टू NEA VD। ओके, और ओम्स लॉ जब हम लोग प्रूव करेंगे, ओम्स लॉ भी इसी फॉर्मूले से प्रूव होता है, V इक्वल टू। बच्चों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD में। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। यहाँ देखिए, हमें पता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी J इक्वल टू I अपॉन
ए। ओके, आई की वैल्यू का भी हमने फाइंड आउट किया था, जे इक्वल टू आई अभी हमने फाइंड आउट किया था एन ई ए वी डी अपॉन ए से यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया एन ई वी डी। तो बच्चों दूसरा फॉर्मूला आपको लर्न करना है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जे इक्वल टू एन ई वी डी। ओके, तो दो फॉर्मूला हमने पढ़े बच्चों यहाँ पे। पहला फॉर्मूला I इक्वल टू एन ई ए वी डी और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा J इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, आइए इस पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है कि हमारे पास में दो वायर्स हैं। ये सपोज करो मेरे पास में पहला वायर है और दूसरा वायर इस तरीके से। ठीक है, अच्छा बच्चों गिवन क्या है, इन दोनों वायर्स का एरिया आपको इक्वल गिवन है, यानी कि इनका डायमीटर या एरिया दोनों का सेम है। ठीक है, ओके, चार्ज डेंसिटी का रेशियो आपको गिवन है बच्चों यहाँ पे N1 अपॉन N2 इक्वल टू आपको गिवन है बच्चों यहाँ पे 1/2। इसको हमने नाम दिया वायर नंबर 1 और इसको आपने नाम दिया बच्चों वायर नंबर 2। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ टू वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर इन दोनों वायर्स को हमने किस में कनेक्ट कर दिया बच्चों, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स। ओके, ये क्वेश्चन गिवन है, आपको एरिया सेम दे रखा है, चार्ज डेंसिटी का रेशियो आपको गिवन है, दो वायर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो VD1 अपॉन VD2 का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है टू वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बच्चों ध्यान रखें, अगर दो वायर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो दोनों वायर में करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज में कभी करंट डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब दोनों वायर में आई की वैल्यू कैसी रहेगी बच्चों, यहाँ पे आई दोनों वायर में कैसा रहेगा, आई दोनों वायर में सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग आई की वैल्यू पुट करें बच्चों, यहाँ से आई का फॉर्मूला मुझे पता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो N1 E A दोनों का इक्वल दे रखा है, VD1 विल बी इक्वल टू N2 EAVD2। बच्चों ध्यान रखें, E तो कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कांस्टेंट रहेगा। E से ही बच्चों यहाँ कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया, तो N1 अपॉन N2 इक्वल टू बच्चों मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ से VD2 अपॉन VD1। इस N2 को नीचे लेके आए, इस VD1 को यहाँ नीचे लेके आए। N1 अपॉन N2 हमें कितना गिवन है बच्चों, 1/2। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है 1/2। तो यानी VD2 अपॉन VD1 कितना आ गया बच्चों, 1/2। आपको फाइंड आउट करना है VD1 अपॉन VD2, तो ये मुझे मिल जाएगा, इसको हम लोग बच्चों रिवर्स कर दें तो ये मुझे मिल जाएगा VD1 अपॉन VD2 इक्वल टू 2/1। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ बेसिक क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं इस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। आइए बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है बच्चों, यहाँ पे दो वायर्स हैं। ठीक है, पहला वायर आपने अज्यूम कर लिया X और दूसरा वायर आपने अज्यूम कर लिया बच्चों Y। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों वायर की जो रजिस्टिविटी है बच्चों वो कैसी दे रखी है, आपको दोनों की रजिस्टिविटी आपको सेम दे रखी है। और आप ये भी कह सकते हो कि इनकी जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों, रजिस्टिविटी अगर इक्वल होगी तो बच्चों यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी दोनों की सेम होगी। ठीक है, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे आगे इसी लेक्चर में कि रजिस्टिविटी और चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब सिंपल याद रखिए, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे और चार्ज डेंसिटी भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो आप कह सकते हैं एन की वैल्यू दोनों की आपको इक्वल गिवन है। ठीक है, ओके, हमें गिवन है यहाँ पे इन दोनों का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो आपको गिवन है बच्चों AX अपॉन AY आपको गिवन है 2:3 एंड लेंथ का रेशियो आपको गिवन है LX अपॉन LY इक्वल टू बच्चों यहाँ आपको गिवन है 1/2। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है केस नंबर 1 कि अगर दोनों वायर्स अगर सीरीज में कनेक्ट हैं, एंड केस नंबर 2 बच्चों बोल रहा है कि अगर दोनों वायर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों वायर्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो Vx अपॉन Vy यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, केस नंबर 1 सीरीज में और केस नंबर 1 पैरेलल, केस नंबर 2 पैरेलल में। ओके, अब बच्चों यहाँ ध्यान दें कि अगर वायर सीरीज में कनेक्टेड है, अगर वायर सीरीज में कनेक्टेड है तो आई हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, अगर आई सीरीज में वायर सीरीज में कनेक्टेड है तो आई सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर दोनों में करंट इक्वल रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं NEAVD फॉर वायर X विल बी इक्वल टू NEAVD फॉर वायर Y। ओके बच्चों, हमें गिवन है N सेम दे रखा है तो N से N कैंसिल आउट हो गया,
चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों अगर मुझे Vx अपॉन Vy का रेशियो फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो अगर Vx अपॉन Vy आ गया तो यहाँ पे हमें एरिया का रेशियो लेना पड़ेगा Ay अपॉन Ax, Ay अपॉन Ax। बच्चों Ax अपॉन Ay हमें कितना गिवन है 2/3, देन Ay अपॉन Ax इतना हो जाएगा यहाँ पे 3/2। तो पहला आंसर आ गया। अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो कितना आएगा बच्चों 3/2। ओके, केस नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। केस नंबर 2, अगर दोनों वायर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, बच्चों ध्यान रखें अगर दोनों वायर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, इनके अक्रॉस सेम रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I इंटू आर फॉर एक्स विल बी इक्वल टू I इंटू आर फॉर वाई। ये फॉर्मूला तो सिंपल फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए I इंटू आर, आई की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं NEAVD I इंटू आर। बच्चों आर का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन ए, रेजिस्टेंस किसी भी वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन ए। इसे अभी हम लोग प्रूव करेंगे आगे, ठीक है। रो L अपॉन ए विल बी इक्वल टू NEAVD इंटू रो L अपॉन ए। बच्चों ये आपने लिखा y के लिए और ये आपने लिखा x के लिए। यहाँ देखिए बच्चों n दोनों का सेम गिवन है तो n से n कैंसिल आउट हो गया, n इक्वल गिवन है दोनों का, कैंसिल आउट हो गया। e से e बच्चों ऑलवेज कैंसिल आउट होगा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ से देखिए एरिया से एरिया भी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ भी एरिया से एरिया आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे अब रो से रो भी कैंसिल आउट हो गया। तो आप कह सकते हैं Vx इंटू एल एक्स इक्वल टू वी वाई इंटू एल वाई। तो बच्चों आप कह सकते हैं Vx इंटू एल एक्स इक्वल टू वी वाई इंटू एल वाई। और अगर मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे Vx अपॉन वी वाई, तो Vx अपॉन वी वाई बच्चों मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा एल वाई अपॉन एल एक्स, और एल वाई अपॉन एल एक्स हमें गिवन है 2/1। एल एक्स अपॉन एल वाई कितना गिवन है 1/2, देन एल वाई अपॉन एल एक्स कितना हो जाएगा 2/1। तो बच्चों अगर दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो ध्यान रखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के रेशियो में डिवाइड होती है, और अगर सीरीज में कनेक्ट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के रेशियो में डिवाइड होती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बच्चों अभी तक आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। लेकिन कभी भी हमने इस ओम्स लॉ को अभी तक आपने प्रूव नहीं किया कि V इक्वल टू आई आर कैसे आता है। आज हम लोग इस ओम्स लॉ को प्रूव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ की बेसिक डेफिनेशन। बच्चों बेसिक डेफिनेशन क्या होती है ओम्स लॉ की? सिंपल डेफिनेशन होती है कि अगर हम लोग किसी भी वायर की फिजिकल कंडीशंस को कैसा रख दें, कांस्टेंट, कीपिंग फिजिकल कंडीशंस बोल दीजिए या फिर फिजिकल पैरामीटर्स बोल दीजिए। अगर हम लोग किसी वायर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखें, जैसे हो गया टेम्परेचर, वायर की लेंथ, वायर का एरिया, इन्हें हम लोग बोलते हैं फिजिकल कंडीशन। प्रेशर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको कांस्टेंट रखें तो करंट फ्लोइंग इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर। बच्चों किसी भी वायर में मान लीजिए हमारे पास में एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया बच्चों V। तो जब इस वायर में करंट फ्लो होगा बच्चों I, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो I डिपेंड करेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो I है वो किस पे डिपेंडेंट होगा बच्चों, I डिपेंडेंट होगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर हम लोग किसी भी वायर की फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखें, बच्चों ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी वायर की फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रख दिया, जैसे टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, तो उस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे अक्रॉस दी वायर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर। तो आप कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। बच्चों यहाँ ध्यान रखें, यहाँ I डिपेंड करता है V पे। इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते I प्रोपोर्शनल टू V, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चों ध्यान रखें V कभी I पे डिपेंड नहीं करता, V कभी I पे डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा,
करंट फ्लो होने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से हमेशा करंट फ्लो होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो ये हो गया इसका कॉज और ये हो गया इसका रिजल्ट। तो बच्चों ध्यान रखिए, फिजिक्स में कॉज जो होता है वो हमेशा कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा कहाँ लिखते हैं अपन, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल टू ऑलवेज कितना होता है, यहाँ पे I होता है, और प्रोपोर्शनल टू का हम लोग साइन हटाएं तो एक इक्वल टू का साइन आ गया और एक कांस्टेंट आ गया जिसे हम लोग बोलते हैं R। तो ये जो R होता है बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे किसी वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है R इक्वल टू V अपॉन I। और अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें बच्चों तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और सिंपली हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों ओम, और इसका जो सिंबल होता है ये होता है इस टाइप से। ठीक है, ये ओम का सिंबल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू V अपॉन I, और R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखें कि ये जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है ये कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस पे और करंट पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कभी भी V और I पे डिपेंड नहीं करता। R हमेशा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। तीन फैक्टर्स पे आर डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और उस वायर के मटेरियल के नेचर पे। ओके, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, अगर सपोज करो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इस एक्सिस में मैंने लिया रेजिस्टेंस R और यहाँ मैंने लिया पोटेंशियल डिफरेंस V। तो मैंने कहा कि जो R है वो कभी V पे डिपेंड नहीं करता, तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट R V पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर दूसरा ग्राफ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ R और इस एक्सिस पे लिया हमने I, तो R I पे भी डिपेंड नहीं करता बच्चों, ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट। बट बच्चों ध्यान रखें कि अगर हमने इस टाइप से कोई ग्राफ ड्रॉ किया, इस एक्सिस पे मैंने लिया V और इस एक्सिस पे मैंने लिया यहाँ पे I, तो अगर हम लोग V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो बच्चों आप देख सकते हैं V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर V इंक्रीज होगा तो सर्किट में I भी इंक्रीज होगा। ग्राफ हमारा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें। अच्छा बच्चों, जब भी आपको इस ग्राफ का क्वेश्चन गिवन है आप हमेशा फाइंड आउट करते हैं इसका स्लोप, और स्लोप से हम लोग दो वायर्स का रेजिस्टेंस का रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास में दो वायर है, वायर नंबर 1 एंड वायर नंबर 2। ठीक है, ये वायर नंबर 1 का ग्राफ है और ये वायर नंबर 2 का ग्राफ है। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है बच्चों R1 एंड R2 में, कि R1 इज मोर देन R2 और R2 इज मोर देन R1, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे इसकी एक्सिस की वैल्यूज को चेंज कर दिया, पैरामीटर्स को मैंने चेंज कर दिया। ये मैंने लिया I और यहाँ लिया मैंने V, और मैंने दो वायर्स के लिए ग्राफ रिलेशन फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस का, वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 के लिए। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखें, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्लोप। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग स्लोप यानी tan थीटा फाइंड आउट करें, स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, V के, एंड बेस किसके इक्वल है, यहाँ पे I के। और बच्चों V अपॉन I किसके इक्वल होता है, V अपॉन I इक्वल होता है R के। आप कह सकते हैं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब बच्चों जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका उस वायर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों थीटा यानी एंगल ऑफ 1 इज मोर देन एंगल ऑफ 2, यानी कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। तो आप कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन R2। ओके, तो इस वाले केस में वायर 1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वायर 2 का रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। tan थीटा अप्लाई करते हैं, tan थीटा यहाँ से I अपॉन V, और बच्चों I अपॉन V किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन R के। R इक्वल टू हो गया V अपॉन I, तो I अपॉन V कितना हो गया, 1 अपॉन R। अगर यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें बच्चों, थीटा प्रोपोर्शनल टू आ गया 1 अपॉन R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब आप कह सकते हैं जिस वायर का थीटा ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब वायर 1 का रेजिस्टेंस कम होगा और वायर 2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस का रिलेशन फाइंड आउट कैसे करना है। ओके,
आइए बच्चों, नेक्स्ट डे हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। अभी तक आपने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, लेकिन आज हम लोग प्रूव करते हैं कि V इक्वल टू आई आर हमें कैसे मिलता है। ठीक है, चलिए बच्चों, वी नो दैट, आपको पता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू NEAVD। आपने कोई वायर एज्यूम किया, मान लेते हैं वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों I, और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है VD। तो रिलेशन आपको पता है बच्चों I इक्वल टू NEAVD। अच्छा बच्चों, एक दूसरा फॉर्मूला मुझे पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का V इक्वल टू EE/m, जो कि हमने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर हम लोग इस VD की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो I इक्वल टू मुझे मिलने वाला है NEAEE/m। ओके, तो यहाँ पे आई मुझे मिल गया बच्चों NE²/m इंटू यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E। नाउ अब मुझे एक फॉर्मूला पता है बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बच्चों E इक्वल टू होता है -dV/dr, या फिर आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों V इक्वल टू, वो फॉर्मूला होता है E इंटू सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर हमने एक वायर एज्यूम किया, वायर की लेंथ L है, तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस कितना बच्चों, लेंथ के इक्वल, तो आप कह सकते हैं V इक्वल टू E इंटू L। ओके, इस यहाँ से हम लोग E की वैल्यू यहाँ पुट करें तो I इक्वल टू मुझे मिल जाएगा NE²/m, और यहाँ से मैंने पुट किया बच्चों V/L। ओके, तो बच्चों यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी V और I का रेशियो फाइंड आउट करें, इस I को हम लोग नीचे लेके आए, तो V/I को हम लोग नीचे लेके आए इक्वल टू, यहाँ रखा मैंने M इंटू L, ऊपर आएगा यहाँ ML/NE² A इंटू टो। बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ से V/I इक्वल टू कितना आ गया, ML/NE² A इंटू टो। ठीक है, और इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ से V/I इक्वल टू बच्चों M/NE² टो इंटू L/A। अच्छा बच्चों, यहाँ पे M क्या होता है, M होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट होता है। N क्या होता है, N होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट होता है। टॉ रिलैक्सेशन टाइम, जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। लेंथ एंड एरिया। बच्चों ध्यान रखें, ओम्स लॉ की डेफिनेशन हमने क्या कहा था कि अगर हम लोग किसी भी वायर की फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखें, उसको लेंथ को फिक्स कर दें, उसके एरिया को फिक्स कर दें और उसके टेम्परेचर को फिक्स कर दें, उस कंडीशन में V/I का जो रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो बच्चों अगर यहाँ से हम लोग लेंथ, एरिया और टॉर्क को कांस्टेंट कर दें तो ये पूरी वैल्यू हमें ऑलवेज कैसी मिलती है बच्चों, कांस्टेंट मिलती है। और V/I का रेशियो जो कांस्टेंट मिलता है उसे ही तो हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी V/I इक्वल टू R। ओके, तो यहां से प्रूव हो गया बच्चों हमारे पास में ओम्स लॉ V/I इक्वल टू R। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर बच्चों, अगर हम लोग इस वायर के रेजिस्टेंस की बात करें R इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू है पूरी, ये मुझे मिल गया इस वायर का रेजिस्टेंस, यानी कि R इक्वल टू M/NE² टो इंटू L/A। बच्चों ये मिल गया मुझे किसी भी वायर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द वायर, ये तो डिपेंड करता है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जिन्हें हम लोग वेरी कर सकते हैं। क्या हम लोग किसी वायर की लेंथ को वेरी कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या हम लोग किसी वायर के एरिया को वेरी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। ये कैसे फैक्टर्स हो गए बच्चों, ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिन्हें हम लोग वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं। नेचर ऑफ द मटेरियल हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं, वो गॉड गिफ्टेड है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं। टॉर्क, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज करें, लेकिन टेम्परेचर हमने कैसा रख दिया यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं वायर के इंटरनल फैक्टर्स। बच्चों बोलते हैं इसे इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखें कि वायर के जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इन्हें हम लोग फिर से कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं नया, और इसे हम लोग बोलते हैं ρL/A। तो रो जो होता है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे,
रजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो बच्चों दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, रजिस्टिविटी ऑफ द वायर रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो। तो बच्चों ध्यान रखें यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और इसकी जो यूनिट की बात करें बच्चों, इसकी यूनिट कितनी होती है, ओम, जो कि हम लोग अभी पहले सीख चुके हैं। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग चलते हैं स्पेशल डेफिनेशन, जो कि अपनी हो गई रजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो बच्चों यहाँ देखिए, अगर रजिस्टिविटी ऑफ द वायर का हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट करें, रो का फॉर्मूला मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से रो मुझे किसके इक्वल मिल जाएगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ओके, यहाँ ध्यान दें, अगर मैंने यहाँ पे वायर की लेंथ को फिक्स कर दिया बच्चों 1 मीटर, और इसके एरिया को हमने फिक्स कर दिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को फिक्स कर दिया 1 मीटर, एरिया को फिक्स कर दिया 1 मीटर स्क्वायर, तो यानी कि रो मुझे किसके इक्वल मिल जाएगा बच्चों, रो मुझे मिल जाएगा आर के इक्वल। यानी कि रो को हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द स्पेशल रेजिस्टेंस, स्पेशल रेजिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेशल कैसे हुआ वो, कि अगर हम लोग किसी भी वायर की लेंथ को कितना कर दें 1 मीटर, उसके एरिया को कितना कर दें 1 मीटर स्क्वायर, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो उसे उसकी रजिस्टिविटी। ओके, तो डेफिनेशन हो गई, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज 1 meter and area of the wire is 1 meter square, then resistance of the wire is called specific resistance or resistivity। आया यहाँ तक समझ में? तो बच्चों यहाँ देखिए कि ये जो रजिस्टिविटी, इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, तो इसकी जो यूनिट है बच्चों वो हो जाएगी रो इक्वल टू आर। आर की यूनिट क्या हो गई हमारे पास में, ओम, लेंथ कितना हो गया बच्चों, सॉरी एरिया कितना हुआ मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ कितना हो गया मीटर, तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, इसकी जो यूनिट होती है रजिस्टिविटी की वो होती है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है। तो बच्चों यहाँ से देखिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ए स्क्वायर इंटू टॉ। बच्चों यहाँ पे देखिए मास कांस्टेंट रहेगा, ए भी कैसा रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि जो रजिस्टिविटी होती है बच्चों यहाँ पे 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला डिपेंड करती है डेंसिटी यानी कि स्मॉल एन पे, और दूसरा डिपेंड करती है बच्चों रिलैक्सेशन टाइम यानी टॉ पे। ठीक है, अब पहला फैक्टर की हम लोग बात करें डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बच्चों किसी भी वायर का जो नेचर होता है वो सबका अलग अलग होता है। किसी वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, किसी वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जिस वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो आप कह सकते हैं कि रो पहला किस पे डिपेंड करता है, हमेशा रो डिपेंड करता है बच्चों नेचर ऑफ द मटेरियल पे। रो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। अगर आपने नेचर चेंज कर दिया तो मटेरियल, अगर आपने किसी मटेरियल का नेचर चेंज कर दिया तो उसकी रजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा बच्चों डिपेंड करता है टॉ, और टॉ डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अच्छा बच्चों ये भी ध्यान रखें यहाँ पे कि रिलैक्सेशन टाइम हमेशा टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कॉलिजन फास्ट होंगे, कॉलिजन फास्ट होंगे इसका मतलब टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा यानी कि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो ये भी फैक्टर ध्यान रखना कि टेम्परेचर ऑलवेज रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहीं भी बात आए रजिस्टिविटी की तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि रजिस्टिविटी ओनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है बच्चों, टेम्परेचर पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट डेफिनेशन एक सिंपल सी डेफिनेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। बट तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो बच्चों कंडक्टिविटी का मतलब हो गया रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, आपको ध्यान रखना है। और कंडक्टिविटी को हम लोग सिंपल में यहाँ पे लिख देता हूँ, बस एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों कंडक्टिविटी का, इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से।
कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सिग्मा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो। और आपके बस इसको यूनिट को आपको लर्न करना है बच्चों, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, बस आपको इतना सा लर्न करना है, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होगी बच्चों 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1, और इसे हम लोग सिंपल बोलते हैं बच्चों ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, तो ये बेसिक पढ़ा हमने ओम्स लॉ का प्रूफ। तो आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बच्चों अभी तक आपने जो ओम्स लॉ पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, अभी तक आपने ओम्स लॉ पढ़ा है V इक्वल टू आई इंटू आर। बच्चों क्या इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी आपको वेक्टर दिख रही है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। क्या रेजिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। तो किस फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए हमें फॉर्मूला पता है V इक्वल टू आई इंटू आर, और अभी हमने फॉर्मूला देखा रेजिस्टेंस का R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या हम लोग इस R की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो V इक्वल टू मुझे मिल गया I रो इंटू एल अपॉन ए। ओके, अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, यहाँ से बच्चों V अपॉन, अगर हम लोग इस L को नीचे लेके आए तो बच्चों V अपॉन एल इंटू 1 अपॉन रो को नीचे लेके आए इक्वल टू मुझे यहाँ पे कितना मिल गया बच्चों I अपॉन ए। और अभी हमने देखा था V अपॉन एल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जो लेंथ ऑफ द वायर होती है, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E, और 1 अपॉन रो यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी ये मुझे मिल गया सिग्मा इक्वल टू, एंड करंट अपॉन करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, यानी ये कितना मिल गया मुझे J। तो बच्चों यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिल गया J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। बच्चों क्या J एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस, तो यहाँ पे वेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस, यानी कि आप कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। तो फॉर्मूला आपको लर्न करना है बच्चों ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो बच्चों याद कीजिए जब मैंने पढ़ाया था आपको करंट डेंसिटी, मैंने कहा था कि करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों J इक्वल टू सिग्मा ई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों वही डायरेक्शन किसकी होगी? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि J प्रोपोर्शनल टू E, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो करंट डेंसिटी भी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। ओके, तो ये रिलेशन हमने सिंपल रिलेशन फाइंड आउट किया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है बच्चों, यहाँ पे आपको एक वायर गिवन है और उसका जो एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं है। आपको कुछ वायर के एरिया कुछ इस टाइप से गिवन है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको एक वायर गिवन है, इसके एरिया कुछ इस टाइप से गिवन है। ये पॉइंट नंबर 1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया E1 आपने एज्यूम कर लिया, पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है कि अगर यहाँ से इस वायर से I करंट एंटर हो रहा है बच्चों, तो I का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है बच्चों I1 में, I2 में और I3 में। ओके, सेकंड रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है बच्चों यहाँ पे करंट डेंसिटी का, या फिर आप कह सकते हो एरिया का रिलेशन। करंट डेंसिटी का फाइंड आउट कर लेते हैं J1, J2, J3 में, ठीक है। थर्ड आपको रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 में। फोर्थ रिलेशन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट 1, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट 2 एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट 3। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है। तो बच्चों ध्यान रखें, अगर हम लोग करंट की बात करें तो जितना करंट किसी वायर में एंटर होगा बच्चों उतना ही करंट हमेशा वायर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यानी कि करंट जो होता है वो कभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता ना। तो यानी कि आप कह सकते हो कि तीनों पॉइंट्स पे जो करंट होगा वो हमेशा कैसा रहेगा बच्चों? इक्वल रहेगा। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी। बच्चों यहाँ ध्यान दें कि अगर हम लोग देखें A1 सबसे मैक्सिमम एरिया कितना है बच्चों? A1। उसके बाद में जो एरिया है उसके बाद में सेकंड एरिया किसका गिवन है बच्चों? A3 का। और सबसे मिनिमम जो एरिया गिवन है बच्चों वो आपको गिवन है A2 का। ओके, तो आपको पता है कि J का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू
I अपॉन ए, J इक्वल टू आई अपॉन ए। बच्चों I तीनों में सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा, इसका मतलब J प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, यहाँ पे J प्रोपोर्शनल टू हो गया 1 अपॉन ए। मतलब जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम होगा उसकी करंट डेंसिटी मिनिमम होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे J1 J2 J3 का रिलेशन फाइंड आउट करें तो आप कह सकते हैं एरिया A1 मैक्सिमम है तो J1 सबसे कम होगा, फिर J3 होगा और फाइनली क्या होगा J2। ये रिलेशन आ गया करंट डेंसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बच्चों J का फॉर्मूला आपको पता है, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और आप ये भी कह सकते हैं कि J प्रोपोर्शनल टू ऑलवेज कितना होता है बच्चों, ए के होता है, यानी कि जिसका J मैक्सिमम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। तो आप कह सकते हैं E1 लेस देन E2 लेस देन E3 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड्स VD1 VD2 और VD3 में। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दें कि I तीनों का कैसा है बच्चों, I तीनों का सेम है और I की वैल्यू होती है NEAVD। ठीक है, N और A कैसे हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि A इंटू वी भी ऑलवेज कैसा मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा, और A इंटू वी कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं स्पीड और एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो जिसका एरिया मैक्सिमम होगा उसकी स्पीड मिनिमम होगी और जिसका एरिया मिनिमम होगा वहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी। तो बच्चों देखिए सबसे मैक्सिमम एरिया कितना है A1 का, तो सबसे मिनिमम स्पीड होगी बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.1 पर, उसके बाद होगी बच्चों यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ होगी 0.3 पर, और सबसे मैक्सिमम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी जहाँ पे एरिया सबसे मिनिमम है यानी कि 0.2 पर। ठीक है, तो बच्चों ये रिलेशन मुझे मिल गया एरिया में, ये रिलेशन मुझे मिल गया करंट डेंसिटी में, ये रिलेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये रिलेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और ये रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है यहाँ तक। आइए बच्चों आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि बेस्ड होंगे रेजिस्टेंस पे, यानी कि V इक्वल टू आई आर पे, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए फॉर्मूले पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास में दो वायर हमें गिवन है, पहला वायर नंबर 1 और दूसरा आपको गिवन है बच्चों वायर नंबर 2। ओके, ये जो वायर है बच्चों, ये वायर नंबर 1 बना हुआ है मैंगनीन का, और वायर नंबर 2 बना है बच्चों कॉपर का। ओके, लेंथ और एरिया इन दोनों वायर का बच्चों, लेंथ आपको सेम दे रखा है, लेंथ इन दोनों वायर की बच्चों इक्वल है, सेम है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच वायर विल हैव मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब आपको ये बताने कि इनमें से कौन सा वायर थिक है। ठीक है, दो वायर आपको गिवन है, एक मैग्नीन का और दूसरा वायर गिवन है आपको कॉपर का। ठीक है, लेंथ आपको इक्वल दे रखी है, और बताओ यहाँ पे इन दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको सेम दे रखा है। ठीक है, लेंथ इक्वल दे रखी है, रेजिस्टेंस इक्वल दे रखा है। आपको ये बताना इन दोनों में से कौन सा वायर थिकर होगा, मतलब कौन सा वायर मोटा होगा। अगर रेजिस्टेंस इक्वल है, लेंथ है, तो कौन सा वायर को आपको मोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको इक्वल दे रखा है, यानी कि R आपको सेम दे रखा है, और लेंथ ऑफ द वायर भी आपको सेम दे रखी है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। बच्चों एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, अलॉय जो होती है, अलॉय यानी कि मिक्सचर जो होता है, उनकी रजिस्टिविटी सबसे मैक्सिमम होती है। उसके बाद में रजिस्टिविटी होती है बच्चों सेमीकंडक्टर्स की, और उसके बाद में रजिस्टिविटी होती है बच्चों कंडक्टर्स की। ध्यान रखें ये रजिस्टिविटी की टर्म, ये रजिस्टिविटी का आप कह सकते हैं कि एक सीरीज होती है। और अलॉय की भी अगर बात करें तो सबसे मैक्सिमम जो रजिस्टिविटी होती है वो किसकी होती है बच्चों, इंसुलेटर की रजिस्टिविटी सबसे मैक्सिमम होती है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इंसुलेटर की रजिस्टिविटी सबसे मैक्सिमम, फिर अलॉय की होती है, फिर सेमीकंडक्टर्स की होती है, और सबसे मिनिमम किसकी होती है बच्चों, कंडक्टर्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जिसकी रजिस्टिविटी बच्चों मैक्सिमम होगी, जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी एरिया भी ज़्यादा होगा, मतलब वो वायर थिक होगा। तो अब पहला मुझे गिवन है यहाँ पे मैग्नीन जो कि एक अलॉय है, और कॉपर जो कि एक कंडक्टर है। तो बच्चों आपको पता है कि अलॉय की रजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा होती है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो मैग्नीन है बच्चों इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, कॉपर से। मैग्नीन की रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर से। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ मैग्नीन
विल बी मोर देन एरिया ऑफ कॉपर वायर। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंगनीन का वायर होगा वो थिक होगा और कॉपर का वायर कैसा होगा, यहाँ पे थिन होगा। ठीक है, आइए बच्चों इस पर नेक्स्ट एक और हम लोग छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पे। कंसेप्ट ये है कि बच्चों इफ आपने किसी भी वायर की लेंथ को स्ट्रेच किया, ठीक है, तो स्ट्रेच करने पे उस वायर के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है ये आपको फाइंड आउट करना है। आपने कोई भी एक वायर लिया, उसको आपने स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिए अगर आपने किसी भी लेंथ को स्ट्रेच किया तो उसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए कि वायर का जो वॉल्यूम है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने किसी वायर को स्ट्रेच किया तो उसका जो वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि A इंटू एल ऑलवेज कैसा रहेगा बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम कितना हुआ, एरिया इंटू लेंथ ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ओके, अच्छा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। बच्चों रो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, यानी कि अगर आपने किसी वायर को स्ट्रेच किया तो उसका नेचर तो चेंज नहीं होगा ना। आपने कॉपर के वायर को स्ट्रेच किया, क्या वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। अगर आपने सिल्वर के वायर को स्ट्रेच किया, क्या वो आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। मतलब नेचर तो कभी चेंज नहीं होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से R इक्वल टू रो, अगर हम लोग इसकी लेंथ को इंक्रीज करें, लेंथ को स्ट्रेच करें, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एरिया को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट मान ले बच्चों, हम लोग कितना अज्यूम कर लें, कांस्टेंट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं V अज्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम कितना अज्यूम कर लिया आपने, V। ठीक है, तो एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, रो एल अपॉन एरिया हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से V अपॉन एल, और ये हो गया रो एल स्क्वायर अपॉन V। यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता है बच्चों, रो कैसा हुआ, कांस्टेंट हो गया, V भी वॉल्यूम भी कैसा हुआ, कांस्टेंट हो गया। मतलब रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ बच्चों एरिया की टर्म्स में, तो रो एल को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ से V अपॉन ए। तो V अपॉन ए इंटू ए कितना हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अगर आप एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी है बच्चों, R इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन V और R इक्वल टू रो V अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, इफ अगर यहाँ पे हमने L को कितने टाइम इंक्रीज कर दिया बच्चों, N टाइम इंक्रीज कर दिया। अगर आपने किसी वायर की लेंथ को N टाइम इंक्रीज कर दिया तो उसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितना इंक्रीज होगा, L स्क्वायर टाइम्स, यानी कि N स्क्वायर टाइम्स, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो N स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। याद रहेगा आपको। अच्छा, पहला फॉर्मूला तो ये, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपने किसी भी वायर के एरिया को, अगर आपने किसी वायर के एरिया को n टाइम इंक्रीज कर दिया, अगर आपने वायर के एरिया को n टाइम इंक्रीज कर दिया तो बच्चों देखिए यहाँ पे आएगा n इंटू ए का होल स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसका जो वायर का रेजिस्टेंस है बच्चों वो n स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें A इक्वल टू एन इंटू ए, तो बच्चों एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो रो वी अपॉन ए स्क्वायर, इनिशियल रेजिस्टेंस R अपॉन एन स्क्वायर, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, एन स्क्वायर टाइम डिक्रीज हो गया। अगर बच्चों यहाँ से आपने किसी भी वायर के रेडियस को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने किसी वायर के डायामीटर को आपने n टाइम इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो बच्चों रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ देखिए R डैश इक्वल टू, अब बच्चों एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। बच्चों अगर हमने यहाँ पे इसको R डैश हमने कितना कर दिया बच्चों, इसको हमने कर दिया n टाइम्स R, ठीक है। तो यहाँ देखिए तीसरा फॉर्मूला हम लोग इसकी रेडियस की टर्म में बना सकते हैं, R इक्वल टू रो वी अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये भी लिख सकते हैं हम लोग रेडियस की टर्म में, और डायमीटर की टर्म में हम लोग लिख सकते हैं बाई डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए अगर यहाँ पे आपने आर को, रेडियस को n टाइम इंक्रीज कर दिया तो ये r रेज़ टू पावर 4, यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों मेरा वो n रेज़ टू पावर 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो चाहे हम लोग रेडियस को इंक्रीज करें, चाहे हम लोग डायमीटर को इंक्रीज करें, रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस हमेशा n रेज़ टू पावर 4 टाइम्स क्या
होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखता हूँ, इफ वेरिएशन इन लेंथ इज नेग्लिजिबल। अगर बच्चों लेंथ में वेरिएशन कैसा है, नेग्लिजिबल है, तो इसको हम लोग सिंपल एरर के फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो आर को हम लोग परसेंटेज एरर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे रो कैसा है, कांस्टेंट है, वी भी कैसा है, कांस्टेंट है, एल स्क्वायर, तो पावर को हम लोग आगे लेके आएंगे, एल को हमने लिख दिया 2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, यानी कि आर में परसेंटेज चेंजेस इक्वल टू कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 इंटू एल में परसेंटेज चेंजेस कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने सीखा इसको एरर के तरीके से। अगर वायर में लेंथ में बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ अगर आपको किसी भी वायर की लेंथ में कितना परसेंट चेंज किया बच्चों, आपने 2% इंक्रीज कर दिया। अगर आपने किसी वायर की लेंथ को 2% इंक्रीज कर दिया तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। बच्चों लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब रेजिस्टेंस में कितना परसेंट होगा, तो बच्चों यहाँ देखिए 2% का मतलब हम लोग वैल्यू कैसे एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे नेग्लिजिबल बहुत कम एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज चेंजेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू लेंथ में कितना परसेंट हुआ बच्चों, 2, यानी कि फाइनल आंसर मुझे यहाँ पे मिलने वाला है 4%। आ गया समझ में। एक जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द वायर में 2% आपने इंक्रीमेंट कर दिया। अगर आपने किसी वायर की रेडियस को 2% इंक्रीज कर दिया तो उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीमेंट आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ से देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके रेडियस की, तो आर की पावर कितनी है बच्चों, 4। तो रेजिस्टेंस में अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एल की पावर 2 थी बच्चों, यहाँ पे एल की पावर कितनी थी बच्चों, एल की पावर 2 थी। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, लेकिन यहाँ पे एन की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 4 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन रेडियस, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बच्चों, 8%। ओके, तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, जो पावर है उसको आप आगे लेके आ जाइए और कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीखा आज बेसिक ओम्स लॉ का क्या होता है और ओम्स लॉ का प्रूफ क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों करने वाले हैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे किस पे, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पे, यानी कि R = ρ L/A पे। ओके, थैंक यू।